वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री की क्लास अभी चला रहे हैं, 8th क्लास की हिस्ट्री हम लोग अभी कवर करा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है और जो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यानी अंग्रेज जो थे वो दीवान तो बन गए, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने इतनी मशक्कत की और दीवान बनने के बाद अब प्रॉब्लम ये आने लगी उनके सामने, उनको ये प्रॉब्लम फेस करने लगी कि किस तरीके से शासन चलाना है और क्या क्या कदम उठाने हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम शुरुआत करते हैं आज जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उस समय जो है अंग्रेजों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरीके से जो है उनका कार्य जो है उनका कार्य करवाया और किस तरीके से लाभ कमाने की कोशिश की है। तो कंपनी जो है दीवान बन गई, ठीक है। दीवान बन गई। आपको पता है कि किस तरीके से जो है हम देखते हैं कि 1764 में जो है 12 मई 1764 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, ठीक है। बंगाल की दीवानी हाथ लगना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के जो है आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, ठीक है। अब जो है उसे अपनी जो है जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का जो रास्ता था वो ढूंढना था, ठीक है। तो खर्चों को पूरा करने का जो रास्ता था वो उनको ढूंढना था कि अब जो उनके जो कंपनी के जो खर्चे थे उनको कैसे पूरा किया जाए, ठीक है। और ताकतवर लोगों को शांत करने के लिए कैसे रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जिस समय मुगल शासन जो है कमजोर हुआ उस समय जो क्षेत्रीय जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी। जो क्षेत्रीय जो शासक थे वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगे, उनको खत्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जो कंपनी ने एक जो है तरीका जो है अपनाने की कोशिश की कि किस तरीके से इन ताकतवर लोगों को है शांत किया जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्य को जो है अंजाम दिया है, ठीक है। तो कंपनी की आमदनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी की आमदनी, अच्छा, कंपनी दीवान बनी परंतु खुद को व्यापारी ही मान रही थी, क्योंकि उनका जो मेन काम था वो व्यापार करना था और ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ कमाना था, ठीक है। कंपनी की कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा जो है राजस्व हासिल करना और हम देखते हैं कि कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी जो है कपड़ा जो है खरीदना उनका काम था। 5 साल के भीतर बंगाल में जो है कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य जो है दोगुना हो चुका था, ठीक है। कुल मूल्य जो है वो दोगुना हो चुका था, क्योंकि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का जो है आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी, ठीक है। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक जो हम कह सकते हैं ना गहरे संकट में फंसती जा रही थी, क्योंकि कारीगर गांव छोड़कर जा रहे थे और उनको अपनी जो चीजें थी वो बहुत ही कम कीमत पर मिल रही थी, जो उनकी चीजें थी बहुत कम कीमत पर उनको बेचना पड़ रहा था। तो इस वजह से वो लोग गांव छोड़ के जा रहे थे, किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, खेती जो थी वो चौपट होती जा रही थी और वहां पर जो अंग्रेज थे वो अपना जो है अपना खाने में लगे पड़े थे, अपने जो है कमाने में लगे हुए थे, उनको इससे कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन चीजें तब विपरीत होती है ना जब आप उसकी अपेक्षा जो है करते कुछ और वो आपको मिलता कुछ और है, ठीक है। तो 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल के कम से कम 1 करोड़ लोगों को जो है मौत के मुंह में धकेल दिया, ठीक है। इस अकाल से 1/3 आबादी जो है समाप्त हो गई थी, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ा उस समय, ठीक है। अब बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत।
खेती में सुधार की जरूरत है। इस सवाल पर 2 दशकों तक जो है बहस चली थी कि खेती में किस तरीके से सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 के स्थायी 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जो है जमीनों के रूप में जो है जमींदारों के रूप में जो है इनको मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जो है जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, तो यह राशि स्थायी रूप से तय थी, मतलब भविष्य में इसमें जो है इजाफा नहीं किया जा सकता था। कई बार क्या होता था ना कि जो इसमें समस्या क्या होती थी कि स्थायी बंदोबस्त ने भी जो है समस्या पैदा की, क्योंकि कंपनी के अफसरों ने जो है हम देखते हैं ना कि क्या और जो है किस तरीके से जो है चीजों में जो है सुधार करने के लिए जो है इनका जो खर्च था ना वो इस तरीके से वो खर्च नहीं हो पा रहा था। और जो कंपनी के जो अफसर थे वो शौकीन थे काफी, क्योंकि वो उनको पैसा खर्च करने का जो है काफी शौक था और वो उनके लिए जो मुश्किल का जो है सबब बनता जा रहा था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो था वो असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको जो है चुकाने में जो है जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। ठीक है, और जो कंपनी के जो अफसर थे ना वो जमींदारों में सुधार के लिए जो है जो जमीनों के सुधार में अभी भी जो है ना पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जिनको जो जमीनें दी गई थी, जिन जमींदारों को जमीनें दी गई थी वो भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जो जमींदारी जो है छीन ली जाती थी। ठीक है, और कई जमींदारों को जो कई जमींदार थे ना उनकी जो जमीनें थी ना वो कंपनी ने नीलाम कर दी। तो बाद में जो है बाजार में कीमतें बढ़ी और कंपनी को फायदा जो है नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे जो क्या था कि उनको कंपनी को भी नुकसान था, क्योंकि क्या होता था ना कि भाई एक मूल्य इन्होंने तय कर दिया, अगर वो नहीं चुका पाते हैं कई लोगों को कई बार फायदा होता था लेकिन कई लोगों को काफी नुकसान भी होता था। ठीक है, तो कई लोग जो है मूल्य नहीं चुका पाते थे, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि कीमत पहले तय थी तो उसको अब दोबारा जो है बढ़ाया घटाया भी नहीं जा सकता था। ठीक है, तो एक नई व्यवस्था इसके बाद एक शुरू होती है। एक नई व्यवस्था जो है शुरू होती है। तो व्यवस्था क्या थी कि महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए जो है हम देखते हैं कि होल्ट जो मैकेंजी नाम के अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी जिसे 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी के आदेश पर गांवों का दौरा किया गया, जमीन की जांच की गई, खेती को मापा गया, गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, राजस्व इकट्ठा करने का और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा जाता था। इसी व्यवस्था को हम महालवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि इस समय जो है यूरोप में किस किस चीज की मांग ज्यादा बढ़ रही थी और यूरोप के लोग जो है किस तरीके की फसलें जो है उगाना चाहते थे, यानी वो चाहते थे किसान किस तरीके की फसलें उगाए, यानी यूरोप के लिए फसलें। तो अंग्रेजों को लगता था कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसलें भी उगा सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद 150 वर्षों तक कंपनी ने 50 वर्षों तक कंपनी ने अफीम और जो है विभिन्न जो है कंपनी जो थी वो देश के विभिन्न भागों में किसी ना किसी जो है फसल के लिए किसानों को मजबूर करती रही। ठीक है, यानी अंग्रेज देश के किसी ना किसी कोने में जो है किसानों को जो है अपनी मनपसंद जो है फसल उगाने के लिए जो है किसानों को मजबूर करते रहे।
जैसे हम अगर बात करें तो बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में हम देखें तो गन्ने के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, और महाराष्ट्र और पंजाब में साथ साथ कपास के लिए, और मद्रास में चावल के लिए। तो इस तरीके से किसानों के ऊपर दबाव डाल के उनकी जो जो खेती थी, किस तरीके से उनकी खेती कराई जाती थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारतीय नील की मांग की। नील की मांग, ठीक है। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील को इस्तेमाल करते थे। इस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचता था, ठीक है। कीमत बहुत ऊंची थी उस समय इसकी। उस समय यूरोप में बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे का का इस्तेमाल किया जाता था, और पौधे पर ये लोग उसी पौधे पर, वोड के पौधे पर ये लोग निर्भर होते थे। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और यूरोप में आसानी से उपलब्ध था, पर यूरोप के उत्पादक नहीं चाहते थे कि जो नील का आयात यूरोप में किया जाए। इसकी वजह यह थी कि नील की जो क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी, और कपड़े रंगने वाले नील को पसंद करते थे। उस समय ब्राजील में, जमैका में, उत्तरी अमेरिका में नील की खेती होती थी, और जो तरह तरह के कह सकते हो किसान थे ना, वो नील उगाते थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, ठीक है। ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण बढ़ा, यानी जब कपड़ों की तादाद बढ़नी शुरू हुई और कपड़ों के मिल वगैरह लगे और कपड़े बनने ज्यादा से ज्यादा बनने शुरू हुए, तो वहां पे नील की मांग और ज्यादा बढ़ी, ठीक है। जो कपड़ों की रंगाई के लिए इसकी जो मांग थी वो बहुत तेजी से बढ़ती थी, ठीक है। और उस समय एक कारण और भी था कि वेस्ट इंडीज में और जो 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 यूएसए का जो इलाका था ना, यहाँ पे जब नील उगाया जाता था, जैसे हमने अभी बात की, तो वहां का जो नील आना ना, वहां का नील आना भी बंद हो गया था, ठीक है। तो यही कारण था कि जो इंडिया का जो मार्केट था ना, इंडिया के मार्केट से नील की मांग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी उस समय। इसीलिए अंग्रेजों ने दबाव डाला भारत के किसानों पर कि किस तरीके से नील को उगाया जाना चाहिए। यानी अभी हम आगे बात करेंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने जो चीजों को सामने रखा कि किस तरीके से नील को उगाया जाना चाहिए। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, ठीक है, एक पॉइंट है भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी। यूरोप में हम देखते हैं कि नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था दुनिया में छा गया था, ठीक है। 1788 में ब्रिटेन में भारतीय नील का हिस्सा 30% था, जो 1810 में 95% हो गया। 1788 में कितना था नील का प्रतिशत? 1788 में नील का जो प्रतिशत था 30% था, ठीक है। और हम देखते हैं कि उसके बाद 1810 में यह 95% बढ़ गया, बढ़कर 95% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर इसकी मांग बढ़ी है, ठीक है। कंपनी के कई अफसरों और व्यवसायियों ने, यहाँ तक कि जो कंपनी में जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के नील का बिजनेस करना शुरू कर दिया, है ना। नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। बहुत से अधिकारी थे जो उसमें पैसा लगाते थे और मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको नौकरी में इतने पैसे नहीं मिलते थे जितना कि वो नील से पैसे कमा सकते थे, ठीक है। तो जो एजेंट थे, जो व्यवसायी थे, जो एजेंट थे, और इस तरीके से जो अफसर थे, वो भी इसमें लगे हुए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी।
की खेती। तो हम देखते हैं कि नील की खेती कैसे होती। तो नील की खेती के दो मुख्य जो तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रैयती। ठीक है, निज खेती की व्यवस्था में जो है बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों जो से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर जो है खेती करवाते थे। ठीक है, इसमें कई परेशानियां भी आती थी, जैसे छोटे भूखंड, बहुत मुश्किल से ही बड़े भूखंड मिल पाते थे और नील की खेती के लिए बड़े भूखंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी उस समय। ठीक है, तो जितने ज्यादा जमीन होगी उतने किसानों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और 1 बीघा अगर हम जमीन की बात करें तो 1 बीघा जमीन पे कम से कम एक बैलों का जोड़ा और एक हल की आवश्यकता होती थी, उसमें एक किसान चाहिए था। इस हिसाब से अगर मान लीजिए किसी के पास 100 बीघा जमीन है तो कम से कम 100 किसान चाहिए और 100 जोड़ी जो है बैल चाहिए और 100 जो है उनको हल भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनको बहुत मुश्किल आती थी। उस समय बहुत छोटे भूखंड जो है मिल पाते थे, बड़े भूखंड बहुत मुश्किल से मिलते थे। ठीक है, कई बार क्या होता था कि वो डरा धमका कर जो है किसानों की जमीनें खाली करा लेते थे, उस पर भी खेती करते थे, है ना। तो ये था निज वालों का जो है खेती करने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैयतों की जो है जमीन पर नील की खेती, वो कैसे होती थी। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक सट्टा जो है या अनुबंध जो है करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे यानी दस्तखत कर देते थे, उन्हें जो है नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी 25% भूभाग पर नील जो है का उत्पादन करना होता था और बागान मालिक बीज और जो है उपकरण मुहैया कराते थे इनको। ठीक है, जबकि मिट्टी तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जो जिम्मा होता था वो काश्तकारों यानी किसानों का होता था। तो इसके बाद जो है ना, जब ये एक जो टेन्योर खत्म होता था फिर दूसरा टेन्योर ऐसे ही शुरू हो जाता था। ठीक है, तो ये जो था काफी दमनकारी जो प्रथा थी, उनको जबरदस्ती जो है नील पर जो है नील की खेती के लिए जो है उनको दबाव उनके ऊपर डाला जाता था, क्योंकि नील जो है ना, नील का जो पौधा था वो जमीन को जो है अनुपजाऊ बना देता था जमीन को, इसीलिए लोग कतराते थे इससे। ठीक है, और जिनके पास छोटे भूखंड होते थे वो अपने परिवार को चलाने के लिए कम से कम अपने खेती करते थे, अनाज बोते थे, लेकिन नील का मजबूरी में वो लोग जो है उत्पादन करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका साल भर का रोजी रोटी भी नहीं चल पाती थी और उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। तो लोग नहीं चाहते थे कि जो है हम नील की खेती करें। ठीक है, तो इसीलिए जो है नील का जो है विद्रोह आरंभ हुआ। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि नील की जो डिमांड थी वो यूरोप में कितनी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन जो किसान थे उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो जो है नील की खेती नहीं करेंगे। आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद की अगर हम बात करें तो एक बार वो पहले क्रांति हो चुकी थी, तो अंग्रेज इससे काफी डरे हुए थे, क्योंकि वो काफी जो है 1857 में काफी लंबा चौड़ा जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है इसका वो विरोध किया चीजों का, कि किस तरीके से दमनकारी व्यवस्था जो है वो चला रहे थे अंग्रेज उस समय। तो ये चीजें जो है, चाहे वो आप फौज की बात करें या किसानों के साथ बात करें या उनके जो राजा थे उस समय, जो मुगल जो राजा थे उनकी बात करें, उनके साथ उन्होंने इस तरीके से जो है चीजें की। तो वो चीजें तो थी साथ में अब ये नील का विद्रोह भी शुरू हो गया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से करने से इनकार कर, जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। ठीक है, उन्होंने तलवार, भाले, तीर, कमान जो भी मिलता था उससे जो है वो हमला कर देते थे। औरतें जो थी वो बर्तन लेके उनके जो है लड़ाई में कूद पड़ी। ठीक है, बागान मालिकों का जो है बहिष्कार किया गया, एजेंटों की उनकी पिटाई कर दी गई। जो अंग्रेजों के एजेंट आते थे पैसा लेने के लिए या जो उनसे लगान वसूलने के लिए आते थे, उनकी पिटाई कर दी जाती थी। ठीक है, रैयतों ने कसम खाई कि ना ही वो नील की खेती के लिए राजी होंगे और जो है राजी होंगे, और ना ही बंगाल मालिकों के गुंडों से, जो बागान मालिक थे ना बागान मालिकों के गुंडों से वो डरेंगे। तो इनका जो साथ है, वो जो मुखिया थे ना, ग्राम के जो मुखिया थे, उन्होंने इनका साथ दिया। ठीक है, उन्होंने इनके साथ साथ आमने सामने की जो लड़ाई लड़ी। ठीक है, जमींदारों ने इनका सहयोग दिया
किसानों को अंग्रेजों से उम्मीद थी, लेकिन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम देखते ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो 1859 में जो दौरा हुआ, तो किसानों को ये लगा ना कि एशले ईडन द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया, ठीक है, और कि नील की खेती के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लोगों को लगा कि यह जो विक्टोरिया का हुक्म है, ठीक है, रानी विक्टोरिया का हुक्म है, तो ईडन जो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से लोग शांत हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये चीजें थी उसके बाद भी जो है चलती रही, जो लड़ाई झगड़े थे वो चलते रहे, वो बार बार कहीं ना कहीं। तो बंगाल में ये चीज बंद हुई बाद में, ये उसके बाद ये बंगाल में बंद हुई, लेकिन ये बिहार में फिर चालू हो गई, ठीक है, बिहार में ये चीज शुरू हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब 1917 में जब गांधी जी जब 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तो उनको ये खबर मिली कि किस तरीके से जो है बिहार में जो है चीजों का किस तरीके से नील की खेती होती है, किस तरीके से किसानों का दमन किया जा रहा है, किस तरीके से किसानों को मजबूर करके, वही सेम चीज जो यहाँ चली थी बंगाल में, वही चीज जो बिहार में चल रही थी उस टाइम। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया था नील की खेती के लिए, वहां पे उन्होंने इस चीज को उठाया और उसका जो है विरोध किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस तरीके से जो है अंग्रेज थे उन्होंने चलाया, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे हम फिर हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और यूट्यूब पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से या जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से आप जाकर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। आप वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा, चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी। कल हमने एक G20 का जो संडे था, तो संडे को हमने एक G20 का जो है एक टॉपिक डाला था, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से देश हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, और भारत की जो है अध्यक्षता कब से कब तक रहने वाली है, जो अगला अध्यक्ष होगा 2024 का वो कौन कौन सा देश होने वाला है, 2022 का जो अध्यक्ष था वो कौन सा देश था, तो वो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।